जय हिंद साथियों, आपका अपनी YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मतलब जैसे प्रोटीन आपका प्रोटीन विकास है तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा। देखिए, प्रोटीन से हमारे शरीर का विकास होता है, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट बराबर क्या हो सकता है आपका ऊर्जा, क्योंकि वो हमको ऊर्जा देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है ई और यहाँ पर क्या आ गया सी, यहाँ पे आई जी, मतलब ई कितने पे आता है 5 पे आता है, ये 9 पे आता है और एम 13 पे आता है, क्यू 17, यू 21, बाई 25 पे आता है। क्लियर। इसको अगर हम नंबरिंग करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली इसको नोट कर लेते हैं, ई आई एम क्यू यू वाई सी जी के ओ एस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू 23 पे, एस 19 पे आता है, ओ 15 पे, के 11 पे, जी 17, बाई 25, क्योंकि 17, एम 13, 9, 5। अब देखिए 5 से उन्होंने 3 कर दिया, 9 से 7, 5 से क्या कर रहे हैं 3, मतलब माइनस का 2 हो रहा है, फिर माइनस का 2 हो रहा है, मतलब माइनस का 2 कर रहे हैं। तो जब हम बी है, बी कितने पे आता है 2 पे आता है, जब 2 से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आता है। 0 मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बी से जब हम 2 नंबर जाएंगे पीछे, पहले ए आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। तो यहाँ पर बी के पहले क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला लेटर जेड है, अन्य सभी के पहले लेटर अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 5 21 से संबंधित है उसी प्रकार 7 से कौन संख्या संबंधित होगी। तो भाई देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, और 25 से 5 के पहले संख्या होती है 4, उसको घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 21 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई 49, और 7 के पहले आता है 6, जब भी हम इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 43 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कौन सा विषम अक्षरों को चुनिए। तो इसमें विषम अक्षर आपको चुनिए। विषम एक शब्द है, उसमें देखिए NEXFL ZGPKU LANCP FRGSP। तो इसमें विषम क्या है, देखिए यहाँ पर आपका वोवेल वाला दिया है। अब देखिए इसमें भी आपका वोवेल है, इसमें भी आपका वोवेल यू है, इसमें वोवेल ए है, और इसमें कोई भी वोवेल्स नहीं दिए हैं, सभी कॉन्सोनेंट्स हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन सा विषम संख्या इसमें से 2 का 4 है, 4 का 8 है, 6 का 18 है और 10 का 52 है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं 2 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 4 होता है, 2 दूने 4, 4 दूने 8 होता है, 6 तीन 18 होता है, 10 का मल्टीप्लाई 52 नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कौन सा होगा, आपको त्रिभुज काउंट करने हैं। अब देखिए त्रिभुज इसमें काउंट कीजिए, त्रिभुज 1 2 3 4 5 त्रिभुज तो आपके नॉर्मली ये हो गए, फिर उसके बाद एक त्रिभुज ये वाला 6 हो गए, फिर उसके बाद एक ये वाला 7 हो गए, और एक आपका फुल, एक कितना है आपका फुल हो गए, 8 त्रिभुज इसमें होने चाहिए, 8 त्रिभुज होने चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 12 बता रहा था। 12 देखिए तब त्रिभुज आपको प्राप्त होंगे जब आपका चित्र इस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से बनेगा भाई, जब आपका त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा तब आपको 12 त्रिभुज प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर ये वाला जैसे हम बात करें, ये वाला त्रिभुज आपका नहीं काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार थोड़ा तिरछा है, क्योंकि ये चतुर्भुज में चला जाएगा, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं, थोड़ा भी अगर गैप आ रहा है तो उसमें हम त्रिभुज को काउंट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें वैसे तो सी काउंट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पर इस प्रकार का यदि चित्र हमारा बन रहा है तो वहां पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे आपके 12 त्रिभुज हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा दी गई आकृति कौन से किस आकृति में निहित है। तो देखते हैं भाई ये आपको किस में दिख रहा है। देखिए इसमें तो आपका नहीं है, इसमें भी नहीं है, उसके बाद इसमें भी नहीं, इसमें आपको देखने को मिल सकता है ये, सेम आकृति आपकी यहाँ ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, तो आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए 5 और 6 का गुणा करेंगे 30, और 3 और 3 का गुणा करेंगे 9, तो 30 और 9 कितना होता है 39, तो बीच में 39, 7 पचे 35 और 4 चौके 16, तो कितना होता है 51, तो 51। इसी प्रकार 5 25 और 4 3 12, कितना होता है भाई 37। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति में निहित है। अब देखिए यहाँ पर हम किसी एक को मानेंगे, जैसे हमने ब्लैक वाला ये मान लिया। अब ये इस वाले, इसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें इस प्रकार से, अब देखिए ये चीज आपको यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद ये यहाँ पर उठ के जानी चाहिए, मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल ही डार्क हो जाना चाहिए। तो किस में है भाई ये ऐसी चीज, ये ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 से 11 में क्या करना है, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है 10 से 11। सबसे पहले इस बार देखिए 3 3 9 3 27 3 81, आगे 81 3 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, कह रहा ए ई एफ जे के ओ। अब देखिए ए ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद जे, जे के बाद क्या आता है के, ओ के बाद क्या आता है पी, पी आता है, पी सभी में शुरुआत में। अब इनके बीच अंतर कितना है भाई, 1 पे है 5 पे है 6 पे है 10 पे है और 11 पे 15 पे, 16 20 वाला आना चाहिए, क्योंकि 5 दूनी 10 15 और 5 20, तो 16 और 20 कितना, मतलब 16 पे पी और 20 पे क्या आता है टी आता है। पीटी आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। देखिए इसमें आपके 5 हैं, रॉक चट्टान है और आपके ऑप्शन नीचे भी 2। अब देखिए रॉक चट्टान हो गई, पहाड़ी हो गई, पर्वत हो गई, पर्वतमाला हो गई, पत्थर। तो सबसे पहले देखिए कुछ पत्थर होंगे, क्या होंगे भाई, सबसे पहले आपका पत्थर आएगा 5 नंबर। पत्थर से कई पत्थर जब इकट्ठा होंगे तब हमको क्या प्राप्त होगा भाई, आपके लिए एक चट्टान बन जाएगी। पत्थर से पत्थर मिलकर क्या बन जाएंगे, एक चट्टान बन जाएगी। और जब चट्टान ऊंची हो जाएगी उसको हम बोल देंगे पहाड़ी, तो उसके बाद पहाड़ी का निर्माण होगा। और जब पहाड़ी ऊंची होगी तो उसके बाद किसका निर्माण होगा, एक पर्वत का निर्माण होगा। और कई पर्वत एक साथ जब खड़े हो जाते हैं तो वो कहलाती है पर्वतमाला। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, 51 234। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वेन आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए लिग्यूम बीज है, ये तो बीज है, उसके बाद एक मटर है, ये सब्जी में आ जाता है। किडनी बीन इसका कंफर्म नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा, क्योंकि ये सभी तीनों अलग अलग प्रकृति के हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इसमें अलग क्या है। अब देखिए इसमें अलग क्या होगा वो हम कैसे पहचानेंगे। अब देखिए या तो बाहर से आप काउंट कर लीजिए, सबसे पहले इसमें कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 है, उसके अंदर कितना है 4 है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 भुज है, अष्टभुज। इसी प्रकार दूसरे को जब हम काउंट करेंगे 5 4 3, क्या रहा है 5 4 3। अब इस प्रकार 3 4 5, क्या रहा है 3 4 5, मतलब त्रिभुज चतुर्भुज और पंचभुज। उसके बाद ये क्या 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद पंचभुज, उसके बाद चतुर्भुज। तो इसमें अलग क्या, देखिए ये भी एक क्रम है, 5 6 5 4 और 3 4 5 का भी एक क्रम होता है। उसके बाद 5 4 3 का भी एक क्रम है। 5 और 4 और 6 का कोई क्रम नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए, कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है। जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, जस्ट जो नजदीक है वो नजदीक आएगा, जो दूर है वो दूर जाएगा।
ठीक है, जैसे जो दूर है ये इस पार दूर आ जाएगा, तो ये वाली इस पार को आनी चाहिए। अब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं, तो हम इसमें दो आपके गलत कर सकते हैं, ये वाले दो नहीं बने। क्लियर, नहीं बनेंगे। अब देखिए ये जो आंख है ये आपकी दूर जानी चाहिए, इस पार हो जानी चाहिए ना, इसमें तो उसी पार है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किंग्स को RFMHJ लिखा जाता है। किंग्स को क्या लिखा जाता है भाई? RFMHJ। तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? किंग्स, किंग्स की नंबरिंग कीजिए भाई, KINGS। किंग्स की क्या हो जाएगी भाई? RFMHJ। इसका हम नंबरिंग करेंगे 10, 8, 13, 6, 18, 19, 7, 14, 9, 11। अब इसी प्रकार बोल लें क्वीन को क्या लिखेंगे? क्वीन। अब देखिए इसको भी नंबरिंग कीजिए, 17, 21, 5, 5, 14। अब देखिए 9 से 18 हो गया मतलब -1, 7 से 6 हो गया -1, 14 से 13 हो गया माइनस, तो इस पे 14 से 1 गया 13, 5 से 1 गया 4, 5 से 1 गया 4, 21 से 1 गया 20, 17 से 16। तो 13 पे क्या था? M, 4 पे क्या था? D, D, T, और 16 पे क्या था? P। MDDTP, MDDTP। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, यदि C बड़ा है A से, C जो है C बड़ा है A से, लेकिन B से छोटा है, लेकिन जो है वो B से छोटा है, तथा D छोटा है E से लेकिन C से बड़ा है। D जो है वो E से, D छोटा है E से लेकिन C से बड़ा है। D केवल एक ही व्यक्ति से छोटा है, D जो है C से बड़ा है और E से छोटा है। D जो है एक ही व्यक्ति से छोटा है तो वो E से ही केवल छोटा मानेंगे उसको। तो बताइए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? E सबसे बड़ा है भाई, इसमें देखिए E जो है वो आपका सबसे बड़ा है। उसके बाद में A सबसे छोटा है, बिल्कुल A जो है वो सबसे छोटा है। D बड़ा है B से, D बड़ा है B से, बिल्कुल D जो है B से बड़ा है। B सबसे बड़ा है, B सबसे बड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कह रहा है प्लस का अर्थ गुणा है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 17 प्लस का अर्थ क्या है भाई? गुणा, तो गुणा लगा दें 6, और गुणे का अर्थ क्या है? गुणे का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 13, और डिवाइड का अर्थ माइनस है तो माइनस का 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 और 6 की गुणा करेंगे, वो 17 और 6 के, 17 छक्का 102 प्लस 13 माइनस का 8, कितना हो जाएगा? 115 माइनस का 8, तो कितना? 115 से 8 गया 107 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, दी गई संख्या में इसमें फिल करना है। तो हम देखते हैं इसमें भाई कितने लेटर्स हैं लगभग में। लेटर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 है तो 3 का बनेगा या तो 5 का? 3 का 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 3 का बनाए। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में बी है, यहाँ पर भी बी आ सकता था, यहाँ पर भी बी आ सकता था, और यहाँ पर भी बी आ सकता। तो हम ऐसे भर सकते हैं बी और बी और बी और बी, तो क्या बन रहा है? बी ए बी, बी ए बी, ए ए बी, बी ए बी, ए ए बी। तो क्या ऐसा कुछ बन रहा है? बी शुरुआत में है तो बी 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 ट्रिपल बी बन रहा है, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। तो हम 5 के जोड़े बना लेंगे यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 5। अब यहाँ हम देखते हैं लास्ट में यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, तो 5 के भी नहीं बन रहे हैं। तो इसमें हम फिल करके देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए फिल करके देखेंगे। देखिए ए बी डैश ए डैश ए ए डैश बी ए डैश ए ए बी। तो पहला ऑप्शन भरेंगे तो यहाँ पर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। अब देखिए कोई सीरीज बन रही है, डबल ए डबल बी,
4 बार ए है डबल बी, 4 बार ए है डबल बी, इसका मतलब 4 बार ए और डबल बी बन रहा है। और इसने पीछे के 2 लेटर आपके छोड़ रखे हैं यहाँ पे और 1 लेटर यहाँ का छोड़ रखा है। क्लियर? तो कभी कभी वो लेटर्स मिस भी कर देता है, यदि मिस नहीं करता है तो 5 और 3 की सीरीज बनाकर हम कर सकते थे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किसी कागज को प्रश्न आकृति में मोड़ा गया है, यहां से देख लीजिए। क्वेश्चन है किसी आकृति में कागज में मोड़ा जाता है, खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। अब इसको हम देखेंगे खोलने पर किस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए सबसे पहले ये इस प्रकार से कटा तो इसको इस बार फोल्ड करेंगे, फिर और फोल्ड करें, फिर यहाँ पर अब टिक लगाएंगे। देखिए नजदीक वाला बिल्कुल नजदीक छिद्र होगा और यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए। और जब इसको हम खोलेंगे बिल्कुल तो देखिए ये वाला तो जाएगा नहीं, लेकिन ये वाला जरूर यहाँ पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो ये वाला इस बार जगह है ही नहीं, क्योंकि त्रिभुजाकार है, ऊपर कोई पेज है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार कौन सा दिख रहा है भाई, ये दूर दूर हो जाएंगे, ये नजदीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। ऑप्शन आपके ये रहे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो या फिर कोट दीजी। तो इसमें से कौन से हैं जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ते हैं। आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि वो किस देश में पड़ते हैं, बल्कि वो स्पेशली कह रहा है भाई प्रांत भी देखना है, सिंध प्रांत में जो स्थित हो तो वही बताने हैं। तो हड़प्पा जो है आपका वो पाकिस्तान में तो पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नहीं पड़ता है, पंजाब प्रांत में पड़ता है। कहां पड़ता है? पंजाब प्रांत में पड़ता है। जो आपके बाकी 3 बच गए हैं ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। क्योंकि इसके जो ऑप्शन दिए गए वो नीचे दिए गए, हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पे बता देता हूं। दूसरा, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या जान लेते हैं। जो हड़प्पा घाटी सभ्यता अथवा जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं, क्योंकि कांस्य का प्रयोग यहीं पर जो है उसकी शुरुआत हुई थी। या क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। एक क्वेश्चन यहां से बहुत बनता है कि बताइए भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी। तो अगर खोज पूछे तो दयाराम साहनी ने कब? 1921 में की थी। लेकिन अगर पूछे इसका नामकरण किसने किया तो नामकरण में आपका आंसर चेंज हो जाएगा, जॉन मार्शल। क्या होगा? जॉन मार्शल, तब इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। आइए मोहनजोदड़ो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोहनजोदड़ो के ऊपर जो है सेपरेटली मूवी भी बन चुकी है ऋतिक रोशन की, तो उस मूवी को जब आप देखेंगे तो इससे काफी कॉन्सेप्ट आपके काफी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहां से क्या क्या मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से? तो यहां से आपका मिला हुआ विशाल अन्नागार और स्नानागार। क्या मिला है? स्नानागार। तो यहां से ये भी चीजें ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि मोहनजोदड़ो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो है ये पूछ लिया जाता है। वहीं हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे अथवा रावी नदी तट पर स्थित है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि भाई बताइए सिंधु घाटी सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे पूरब इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा एंड इधर साउथ होगा। सबसे पूर्वी बिंदु या सबसे पूर्वी जो है नगर कौन सा था? तो सबसे पूर्वी आलमगीरपुर। क्या था आपका? आलमगीरपुर। कहां पड़ता है? तो ये पड़ेगा आपका मेरठ में। ठीक है ना। मेरठ का मतलब यूपी में, क्योंकि अगर वो स्टेट वाइज पूछे तो भाई यूपी में पड़ेगा, है ना। सबसे पश्चिमी पूछे तो क्या आपका आएगा? सबसे पश्चिमी आएगा सुतकांगे डोरो। कहां पड़ेगा? पाक मतलब शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं पाकिस्तान। सबसे दक्षिणी दैमाबाद। क्या पड़ेगा? दैमाबाद पड़ेगा। और दैमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र।
कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। सबसे उत्तरी पूछे तो मांडा, सबसे उत्तरी पूछे तो कहां? मांडा। कहां पड़ेगा? यू के नहीं, जम्मू कश्मीर में। जे के लिखना चाहिए था मुझे, मैं यहां पे माफी चाहता हूं, क्या लिखना चाहिए था हमें? जे के, जम्मू कश्मीर, मुंह से यूके निकल गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है में, दैमाबाद और दमदमा में बहुत कंफ्यूजन होता है। दैमाबाद तो महाराष्ट्र में है, लेकिन अगर स्पेशली दमदमा पूछ ले किस राज्य में पड़ेगा, तो दमदमा अपना जो है यूपी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। जो भारत में पाषाण काल नहीं आते ना, तो उससे संबंधित ये स्थल है। चलिए फिर पहले क्वेश्चन को मुझे लगता है हमने बहुत काफी डिटेल के साथ में समझ लिया है, और हमें ऐसे ही पढ़ना है ताकि हम व्याख्या करते हुए पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से क्वेश्चन हमारे समझ में आएंगे। अगला है 22, आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अब देखिए, अष्टदिग्गज का उसने अर्थ पूछ लिया, मतलब पूछ लिया कि अष्टदिग्गज का मतलब इनमें से क्या होगा? 8 मंत्री थे, या 8 तेलुग कवि थे, या 8 सेनापति थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा 8 तेलुग कवि। कृष्णदेव राय था वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। कहां? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था, और ये लगभग में आजकल का जो कर्नाटक है ना, वहां पे पड़ता है, ठीक है। तो इसका वो भी ध्यान रखना है किस साम्राज्य से या किस वंश से संबंधित था, तो विजयनगर साम्राज्य से आपका संबंधित था। साथ ही साथ 8 मंत्री, ये आपने ना, ये इसने ऑप्शन कहां से दिया है? ये दिया है, आप याद करिए, जो मराठा शासक होते हैं शिवाजी, तो उनके दरबार में भी अष्ट प्रधान रहते थे। क्या रहते थे शिवाजी के दरबार में? अष्ट प्रधान। तो वो 8 मंत्री थे, जैसे अमात्य था, है ना, जैसे क्या था? अमात्य था, इस प्रकार से कुछ थे। तो ये तो उसने ऑप्शन यहां से दिया है, तो यहां पे कुछ समझ में आया। कुछ चीजें और ध्यान रख लो, जैसे कि इसी के दरबार में डोमिंगो पायस यात्री आता है, डोमिंगो पायस यात्री आता है। नूनिज भी आता है, नूनिज भी आता है इसी के दरबार में। निकोलो कोंटी भी आता है इसी के दरबार में, निकोलो कोंटी, ठीक है। क्योंकि भैया हमारे एग्जाम में ना यात्री भी तो पूछ लेता है, तो क्यों ना हम इन्हें याद करते, रिकॉल करते हुए चले, ठीक है। तो यहां से हमें इतना ध्यान रखना है बस। ये भी चीज ध्यान रखो भाई, इसे जो है आंध्र भोज भी कहा गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? काकोरी कांड से लिया गया है ये क्वेश्चन। राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर राजेंद्र लाहौरी, या फिर रोशन सिंह, या फिर अशफाक उल्ला खां। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो फांसी दी गई थी वो काकोरी कांड में जो लोग शामिल थे, ये सभी के सभी किसमें शामिल थे? काकोरी कांड में शामिल थे, ठीक है। और इन सभी को जो भी नाम दिए गए हैं सभी को फांसी दी गई थी ना, तो कब दी गई थी? तो 1927 में फांसी दी गई थी। ओके, ध्यान रखना है। चलिए अब देख लेते हैं फांसी आखिरकार में जो है कहां दी गई थी। तो आपके जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इन्हें तो कहां दी गई थी? आपके गोरखपुर में दी गई थी, जो हमारा राइट आंसर होगा। राम प्रसाद बिस्मिल को कहां दी गई थी? तो गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। वहीं ठाकुर क्या बोलते हैं भाई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में दी गई थी। कहां पे? इन्हें फैजाबाद में आपकी जो फांसी दी गई थी। और राजेंद्र लाहौरी को कहां दी गई थी? तो इन्हें गोंडा में दी गई थी। कहां पे? गोंडा में फांसी दी गई थी। अब देखो इसने कितने डीपली क्वेश्चन पूछा है, साथ में ये भी पता होना चाहिए सभी के सभी जो है काकोरी कांड से संबंधित थे। काकोरी एक चीज और कभी कभी ये भी तो पूछ लेता भाई, काकोरी कांड जो है या काकोरी स्टेशन पड़ता कहां है? तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में। काकोरी कहां पड़ता है? LKO, लखनऊ स्टेशन के पहले पड़ता, मतलब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सूर्य को अपनी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं? खगोलीय वर्ष, प्रकाश वर्ष, ब्रह्मांडीय वर्ष या सौर वर्ष? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से प्रकाश वर्ष वाला बहुत पूछा जाता है। तो प्रकाश वर्ष और जो प्रकाश वर्ष है
असल में ये दूरी का मापक है। किसका मापक है? दूरी का मापक है। दूरी का मापक है। दूरी का मापक है। जब जो सौर ग्रह है ना, हमारे सौर ग्रह, उनके बीच की दूरी मापी जाती है, क्योंकि उनके बीच की दूरी काफी ज्यादा होती है, इसे किलोमीटर में बता पाना बहुत ज्यादा वैसा होता है, तो उससे हम प्रकाश वर्ष बोल देते हैं। ठीक है, कभी पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मापक है, दे दिया जाएगा भाई प्रकाश वर्ष उसका तापमान का मापक है, या प्रकाश का मापक है, या जो है दूरी का मापक है। तो दूरी का मापक है, यहां से ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, लदांग चलवासी कृषि देश से संबंधित है। कह रहा है कि चलवासी एक कृषि होती है, ठीक है, और कह रहा है कि ये लदांग जो है इस कृषि का एक प्रकार है। कह रहा है इनमें से किस देश में ये खेती की जाती है, कृषि की जाती है? भारत में, मलेशिया में, थाईलैंड में, म्यांमार में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया में जो चलवासी कृषि की जाती है उसको हम लदांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लदांग बोलते हैं। भारत में इसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे स्थानांतरित कृषि बोला जाता है, स्थानांतरित कृषि बोला जाता है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। वही जो भारत के पूर्वी राज्य हैं तो उनमें झूम कृषि के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। झूम कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इतना यहां से ध्यान रखना। हालांकि भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जास्कर, बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है काराकोरम, ऑप्शन डी है पीर पंजाल। K2 गॉडविन ऑस्टिन कह रहा है भाई किस पर्वत श्रृंखला में पड़ेगा? तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जैसे ये उत्तर का हिमालय है, इसको हम जो है ट्रांस हिमालय में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? ट्रांस हिमालय में जब बांटते हैं तो इसके भी हम 3 हिस्से करते हैं। तो सबसे जो पहले आएगा यहीं पे आपका होगा। शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी? कलेजा करके बताई थी ना, कलेजा। अब देख लो, का से एक ही नाम मिल रहा होगा आपको, भाई ये भी का से नाम है, नहीं है, ला से, ये ला से है, ये का से है, बिल्कुल, काराकोरम। काराकोरम जो है उसी में आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन चोटी पड़ती है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वही लद्दाख से ध्यान रखो, लद्दाख में दुनिया की जो है सबसे तीव्र ढलान वाली या तीव्र ढाल वाली, तीव्र स्लोप वाली चोटी है, जिसका नाम है राकापोसी। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है? राकापोसी इसका नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विश्व के किस बायोम को अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रीड़ा स्थल की संज्ञा दी जाती है? शीतोष्ण घास बायोम, टैगा बायोम। भाई टैगा बायोम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो है दुग्ध व्यवसाय के क्रीड़ा स्थल की संज्ञा किसे देंगे? उस स्थान को देंगे जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो, जीव जंतु बहुत कम मिलते हो, वहां पे वनस्पतियां कुछ हो ही नहीं पाती, तो जीव जंतु खाएंगे क्या? टैगा बायोम तो बहुत ज्यादा वहां पे हमारे जो है अनुकूल परिस्थितियां ही नहीं है, तो वहां पे कैसे दे सकते हो? उष्णकटिबंधीय घास बायोम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट जवाब हो जाएगा शीतोष्ण घास के मैदान। यहाँ पे जो दुधारू जानवर होते हैं तो जो है उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में मतलब वो उन्हें लोग पालते हैं, तो इसीलिए इस ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण घास बायोम को हम क्या बोलते हैं? अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रीड़ा स्थल के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, आगे और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा ताकि दिख जाए सही से, बढ़ जा भाई। चलिए ठीक है, हम यही समझ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भाई ये आपके 3 जो है ना यहाँ पे स्टेटमेंट एक तरीके से दिए गए हैं, इसमें से कह रहा है कौन सा सही है। विधि के समक्ष अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, कह रहा है उसमें से विधि के समक्ष जो अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया, समता का अधिकार, तो बिल्कुल भाई सही है। अनुच्छेद 14 जो है वो बताता है कि विधि जो है उसके सामने उसके समान सभी समान है, ठीक है ना। बस 2 अपवाद आप छोड़ दीजिए, एक तो प्रेसिडेंट को छोड़ दीजिए और एक गवर्नर को छोड़ दीजिए, 2 अपवाद को छोड़ के। फिर दूसरा कह रहा लोक नियोजन में समानता, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है, बिल्कुल बात करता है भाई।
15 जो है वो जाति, धर्म, लिंग, इसके आधार पे वो समानता की बात करता है। तो 16 जो है लोक नियोजन में समानता की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है। कहता है कि भाई जो भारत में जो बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें आप ज्यादा नौकरी देंगे, उनके लिए आरक्षण करेंगे, तो ये समानता की तो बात हुई है। फिर कह रहा है तीसरा, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में कहा गया है, बिल्कुल। तो इसमें तीनों ही आपके राइट जवाब हो जाएंगे, अर्थात इसमें से जो ऑप्शन डी होगा। डी क्यों होगा? क्योंकि एक नहीं भाई, तीनों सही है तो एक कैसे, 2 3 नहीं, तीनों सही है इसमें। तो देख लेते हैं, ऑप्शन डी ही तो होगा, एक ही तो बच्चा जो दिख नहीं रहा, बिल्कुल ए सभी, ये वाला आपका क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन आवश्यक है। कह रहा है कि राज्यपाल जो है जो अध्यादेश जारी करता है कुछ समय के बाद में उसका अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। भाई राष्ट्रपति राज्य में करने क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति नहीं भाई, वो तो केंद्र का वो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर सकता है, वो राज्य की उसका अध्यादेश का क्या करेगा? राज्य की विधायिका द्वारा, बिल्कुल भाई राज्य की विधायिका द्वारा ही ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितने कैलोरी ग्राह्यता की संतुष्टि की गई? इस क्वेश्चन को मैं पहले ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, हो सकता है आपके समझ में ना आया हो। ऑप्शन ए है 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी 2400 कैलोरी, ऑप्शन सी 2500 कैलोरी, ऑप्शन डी 2600 कैलोरी। देखिए क्या था कि भारत में जो है गरीबी के निर्धारण के लिए कई कमेटियां बनाई गई। तो एक कमेटी बनाई गई थी अलग समिति, क्या उसका नाम था? अलग समिति, ये बनाई गई थी। तो इससे कहा गया कि भाई बताओ भारत में गरीब किसे कहेंगे और गरीब की कैटेगरी में किसे नहीं रखेंगे। तो इसने जो है दो वो बता दिए, दो अपने मानक बता दिए। कहा कि भाई गांव या ग्रामीण जिसे हम बोलते हैं, गांव और शहरी क्षेत्र। इसने कहा कि गांव में जो लोग रहते हैं, अगर जिन्हें एक दिन में जो है कितना 2400 कैलोरी इसकी ऊर्जा मिल रही है, तो वो गरीबी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इससे कम मिल रही है तो गरीबी की कैटेगरी में आएंगे। तो वही कह रहा है निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम कम से कम इतनी मिलनी चाहिए कैलोरी ग्राह्यता की संतुष्टि की गई। तो गांव, अब इसमें यह भी देख लो किसकी बात कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की, ना कि शहरी। अगर शहरी की बात करता तो आंसर आता 2100। तो क्या आंसर आता? 2100 आता। लेकिन यहां पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, क्योंकि गांव की बात कर रहा है। गांव में ज्यादा, आप यहां पे जब देखेंगे तब भी आप सोच सकते हैं कि भाई गांव में ज्यादा कैलोरी की बात क्यों की गई है, कि गांव में है ना वो काम हार्ड होता है, वो मेंटल, गांव के लोग मेंटल काम कम करते हैं, फिजिकल काम ज्यादा करते हैं, तो उसमें हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती, इसीलिए उसने ऐसा जो है रिकमेंड किया, जो हमारी समिति आई थी। अच्छा एक फैक्ट यहां से और तैयार कर लो। कई बार पूछा जाता है कि जो गरीबी निर्धारण से संबंधित समितियां थी वो कौन कौन सी थी, तो यहां से देख सकते हो अलतेर, रुक जाओ फिर से मिटाना पड़ेगा भाई, अलतेर आ से जो सबसे पहले बनाई गई थी अलग, जिसने ये चीज बताई है। फिर ला से है लकड़वाला, लकड़वाला, ठीक है, लकड़वाला। ता से तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति। ये बहुत पूछी जाती है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आएगा तेंदुलकर समिति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, दे देगा भाई खेल, तो हमें लगता है सचिन तेंदुलकर वही होंगे इसके अध्यक्ष, लेकिन नहीं, जो ये थे वो अर्थशास्त्री थे और गरीबी रेखा से संबंधित है। फिर रंगराजन समिति, ये 2012 में आपकी बनाई गई थी, ठीक है। तो यहां से इतना ध्यान रखते हुए चलना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, किसके नियम के अनुसार बुरी मुद्रा जानते हो ना, पैसा, रुपया, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। कह रहा है कि ये जो है स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट कौन सा नियम है? ग्रेशम का नियम,
एंजिल का नियम, या इसे एंजल भी बोल देते हैं, लॉरेंज का नियम, या इनमें से कोई नहीं? ये जो क्वेश्चन अर्थशास्त्र के हैं उसका राइट जवाब हो जाएगा ग्रेशम के नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती। मैं समझाता हूं उसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए, मान लीजिए आप ही एटीएम में चले गए, ठीक है ना, एटीएम में चले गए अपना एटीएम लेके, और आपने पैसे निकाल लिए, पैसे निकाले 10,000, 10 के का मतलब यहाँ पे 10,000 रुपए आपने निकाल लिए, और 10,000 रुपए बहुत ही ज्यादा खरे खरे नोट निकले, मतलब बिल्कुल नए नोट निकले। तो ऐसे लोग करते क्या है, जो नए नोट होते हैं लोग उनको रख लेते हैं। भाई कोई भी जाएगा वो अपने पर्स में रख लेता है नए नोट, वो चाहता है कि हम इन्हें खर्च नहीं करेंगे, बस इन्हें शो में रखेंगे हम। तो इसने क्या कर दिया, उसको बाहर कर दिया भाई चलन से। किसको? बुरी मुद्रा। बुरी मुद्रा जो थी, अब ये क्या करेगा, इसके पास जो भी खराब नोट होंगे उसको चला देगा, जाके दुकान पे जाएगा। अच्छे नोट होगा वो रखे रहेगा अपने पास, वो देगा नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि बुरी मुद्रा क्या है, अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। भाई जो नए नोट होंगे लोग उन्हें रखना पसंद करेंगे, पुराने नोटों को लोग जो है वो जल्दी ट्रांसफर करते हैं, वो जल्दी पेमेंट करते हैं पुराने नोटों का, नया नोट रोक लेते हैं, इसीलिए कहा गया। ठीक है, बस इतनी सी बात है, व्यवहारिक बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है। मिथाइल आइसोसाइनेट, या सोडियम आइसोथियोसाइनेट, या नाइट्रोजन आइसोथियोसाइनेट, या पोटेशियम? तो राइट जवाब ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। असल में जो है भोपाल में गैस त्रासदी दुर्घटना हो गई थी जो 1984 में हुई थी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे इस गैस के कारण, बहुत जहरीली गैस बन गई थी। तो डेट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, कभी कभी डेट और कभी कभी कि कौन सी गैस जो है वो लीक हुई थी, तो यह भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, पट्टिकाणु प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, या रक्ताणु, या फिर पट्टिकाणु, या प्लेटलेट्स जिन्हें बोलते हैं, या थ्रोम्बोसाइट? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 34, गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी जड़त्व। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जड़त्व। जड़त्व के मैं कह रहा हूं जड़त्व के गति के कितने नियम होते हैं? तो गति के 3 नियम होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। इनके नाम कम से कम ध्यान रखो। एक होता है, पहला ही होता है, उसे बोलते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, ठीक है। फिर होता है संवेग का नियम, संवेग का नियम। इनके नाम ध्यान रखो, कभी कभी तो इतने पूछ लेता है गति का जो पहला नियम है वो कौन सा है, ये ऑप्शन आपके दे दिए जाएंगे। फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया ये तो हाई स्कूल में है ना, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इन्हें जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। कभी कभी तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से धातु सोडियम करके हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन गैस, सोडियम गैस, जल या हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या ऑप्शन डी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब क्या होगा भाई? 36, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति
के कारण होती है शैवाल की अतिशय वृद्धि? किसके कारण होती है? जैव आवर्धन, शैवाल प्रस्फुटन, या प्लवकीय, या सुपोषण? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लवकीय इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में पाइरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए में भाई कोशिका द्रव्य, फिर ऑप्शन बी में केंद्रक, फिर ऑप्शन सी सूत्र कणिका, फिर ऑप्शन डी हरित लवक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूत्र कणिका। हरित लवक वही जिसे हम क्लोरोफिल भी बोल देते हैं इंग्लिश में ना, वो कहां पाया जाता है? तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, तो उसमें हरित लवक या फिर क्लोरोफिल आपका पाया जाता है। हिंदी में इसे जो है पर्णहरिम भी बोलते हैं। स्प्रेडशीट में कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये, स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? लाइंस एंड स्पेसेस में? नहीं भाई, अगर उसमें आप करोगे मान लो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेल में करते हो, तो उसमें क्या ये दिया जाना जरूरी है क्या? लाइंस, स्पेस, स्पेरा या फिर वो लेयर्स एंड प्लेन्स में? प्लेन्स मतलब सादा, तो वो भी नहीं जरूरी है। वाइट एंड विड्थ में, या फिर से क्या होता है भाई? से एंड कॉलम नहीं, से नहीं, रॉ होना चाहिए, रॉ। क्या होना चाहिए? रॉ, ठीक है ना, रॉ एंड कॉलम्स में। तो ऑप्शन डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, रॉ एंड कॉलम्स में, क्योंकि दो ही चीज तो होती हैं। मोहिनीअट्टम कहां का लोकप्रिय डांस है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, या फिर ओडिशा? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। हालांकि इस पे मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है, अगर आपको विस्तृत तरीके से पढ़ना है तो अलग से वीडियो मैंने बना रखी है। आप जाएंगे हमारे चैनल पे, वहां पे प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको ये जो है इस पे वीडियो मिल जाएगा। केरल में ना कि सिर्फ मोहिनीअट्टम बल्कि कालियट्टम, कौन सा? कालियट्टम, कालियट्टम भी यही का है। नंबर 41 कह रहा है 1.27 का स्क्वायर माइनस 1.05 का स्क्वायर बटे में है 0.22। तो देखते हैं भाई, इसमें हमको एक सूत्र पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई? एक बार प्लस में लिख देना है इसको और एक बार माइनस में, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इस बार हम इसको देखते हैं, का स्क्वायर 1.05 का स्क्वायर बटे में 0.22। तो इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। बटे में 0.22, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.32, और इसको जोड़ेंगे तो 0.22, वो घटाएंगे 0.22, 0.22 से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 2.32 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि P का 80% बराबर है Q का 2/5। कह रहा है P का 80% का मतलब 80/100 बराबर में Q का 2/5। तो भाई 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया, 2 दूने 4। तो हम कह सकते हैं 2P बराबर में Q। तो Q को इस पार लाएंगे और 2 को उस पार ले जाएंगे तो 1/2, अर्थात उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 4000 की राशि पर 8% की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखिए, मूलधन आपका कितना है? 4000 और रेट है 8%, दर समय है 6 वर्ष का, और बट्टे में कर देंगे 100, 0 से 0, और इनका मल्टीपल करेंगे 8 चक्कू 32, 320 गुणे में 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, 1920 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, 1 + 2 अपान में 1 + 3 अपान में 2 + 1/2 है।
देखिए ये आपके वितत भिन्न कहलाते हैं और वितत भिन्न को हमेशा हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 + 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 1 5/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हमको मिलेगा भाई, अब फर्स्ट स्टेप में हमको क्या मिला है भाई 5/2 और सेकेंड स्टेप में क्या मिल जाएगा भाई, देखिए 1 है प्लस का 3 है और उसको जो 5/2 आया इसको हम 2/5 उल्टा करके यहाँ लिख देंगे। तो 5 से कम 5 और 3 दूनी 6 तो कितना हो जाएगा 5 और 6 11/5 आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड स्टेप में प्राप्त हुआ। अब लास्ट स्टेप हमारा बचा है 1 + 2, तो थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा हमारा 1 + 2 और इसको उल्टा करके लिख देंगे 5/11। तो 11 और 5 दूनी 10 कितना होता है 21, 21/11 आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के पश्चात लाभ प्रसिद्ध जाती है। अब देखिए अंकित जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है। हम कह सकते हैं कि एमपी मान लिया मैंने 100, एमपी कितना मान लिया 100, तो सीपी कितना हो जाएगा भाई एमपी का 64% हो जाएगा। क्लियर। और सेलिंग प्राइस जो है कह रहा अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा गया, मतलब ये अंकित मूल्य पर 12% की छूट देगा तो कितने में बेच देगा भाई 88 रुपए में। तो यहाँ पर देखिए सीपी पर कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका 24 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे भाई 64 पे, गुणे में 100 कर देंगे तो 8 3 24 8 8 64, तो 4 से 4 दूनी 8 25, तो 25 3 75/2, तो 75/2 ऑप्शन नंबर 37.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका 37.5%, क्योंकि 75 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 37.5% आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा 12 व्यक्तियों के पास औसतन 49 रुपए हैं। 12 व्यक्तियों के पास औसतन 49 रुपए हैं, तो मैं कहूंगा भाई कुल रुपए उनके पास कितना, तो इनसे मल्टीपल करेंगे 12 और 49 की। देखिए 12 और 50 की मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, जिसमें से हम 12 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 588 आ जाएगा। कितना 588। कह रहा 55.50 के साथ एक व्यक्ति और बढ़ा, कितने रुपए मैंने भाई बढ़ा दिए 55 रुपए 50 पैसे, तो इसको जोड़ेंगे 8 5 13 8 5 13 14 643। अब व्यक्ति कितने होगा भाई 13 लोगों का औसत इतना है, तो भाई वो 13 लोगों का कुल इतना है, तो एवरेज औसत कितना हो जाएगा भाई, तो 643.50 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 13 चक्कू 52, 13 5 65 ज्यादा हो जाता है, 13 चक्कू 52 और यहाँ पर कितना बचेगा भाई 12 बचेगा, तो 12 123 हो जाएगा। 13 नेमा 117, तो कितना बचेगा 5, तो 55, तो 13 चक्कू 52 कितना बचेगा आपका 13 चौके 52 और कितना आपका बचेगा भाई 3 30, 13 दूनी 26, वही लगभग 49.42 के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पर भाई 49.42 को उन्होंने 49.50 लिख रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है एक वृत्ताकार पथ के बाहरी और आंतरिक परिमापों का अनुपात 14:11 है। यदि पथ 15 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखिए एक ऐसे वृत्त होता है और वृत्ताकार पथ आपने ग्राउंड पे दौड़ लगाने जाते वहां पर ऐसे तो वृत्ताकार बनता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या अलग अलग होगी। तो कह रहा मैं इसको मान लूंगा भाई, इसको छोटे वाले को R1 मान लूंगा, बड़े वाले को R2 मान लूंगा टोटल। अब कह रहे हैं इनका अनुपात दिया है, परिधि का अनुपात दिया है, तो हम कह सकते हैं भाई ये बड़ी वाली परिधि होगी, ये छोटी वाली परिधि होगी। तो बड़ी वाली को क्या R2, 2 पाई R2 अपान में 2 पाई R1 इक्वल टू कितना दिया है 14/11। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R2 अपान में R1 14/11। अब कह रहा है पथ कितने मीटर चौड़ा है 15 मीटर। पथ का मतलब ये बात, ये जो भाग है ये 15 मीटर है और ये 15 मीटर क्या है उन त्रिज्याओं का अंतर, भाई उन त्रिज्याओं का अंतर ही तो है। तो R2 माइनस R1 कितना दिया 15 मीटर, यहाँ पर अंतर कितना है 3 का, तो 3 बराबर कितना हो गया 15, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है R1, R1 बराबर कितना है 11, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 11 पंचे 55 मीटर और बाहरी कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 हो जाएगा। क्लियर, 70 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा भाई, आंतरिक पूछा है 55 और भीतरी अगर पूछता मतलब जो बाहरी बड़े वाले वृत्त की होती है 70 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, व्योम ने 30 दर्जन कलम 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे
तो भाई 30 दर्जन उसने खरीदे हैं। 48 दर्जन कलम जो है 30 रुपए में खरीदे हैं, तो उसने 30 दर्जन 48 रुपए में खरीदे, तो कितने खरीदे भाई? 3 8 24, 3 चौके 12, 14, 1440 रुपए के उसने कलम खरीदे। अब कह रहे 10 दर्जन 20% के लाभ पर बेचे। पहले देखिए 10 दर्जन उसने खरीदे कितने के भाई? 48 रुपए में खरीदे हैं, तो 480 रुपए के खरीदे हैं और बेचे कितने के? 20% के लाभ का मतलब 120 बट्टे में 100 पर। क्लियर? तो 0 से 0, 0 से 0। अब इनका मल्टीपल करेंगे, 12 8 96, 12 चौके 48, 48 और 9 कितना होता है? 57। 576 रुपए की ये 10 कलम उसने बेचे हैं। और उसी प्रकार 20 दर्जन 10%, तो 20 दर्जन भाई खरीदे कितने के थे उसने? 2 8 16, 2 चौके 96, 960 रुपए का। 10% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 110 बटे में 100 पे बेच रहा है। 0 से 0, 0 से 0 कितना हुआ? 6 9 6 15 1, तो 9 और 1 10, 1056 रुपए की ये कलम बेच दिए। तो उसने टोटल कलम बेचे कितने के भाई? 576 जोड़ दो इसमें, 6 6 12, 7 5 12 और 1 13, 5 और 1 6, 1632 रुपए का एसपी आया। एसपी कितने का आ गया? 1632। और ये आपका सीपी कितने का था भाई? 1440 रुपए का था। तो प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो भाई 1440 इसमें से हम घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 2 9 192। 192 का प्रॉफिट ले रहे हैं भाई। कितने पे ले रहे हैं भाई? 1440 पे गुणे में 100। 0 से 0 कितने से भाई कट रहा है? 8 से कट रहा है। 8 कम 8, 8 अठाएं 64, 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32, फिर कटेगा 6 से, 6 3 18, 6 चौके 24, मतलब 40 बटे में 3। 40 बटे 3 का मतलब क्या होता है? 13 सही, 13 सही 1 बटे 3%, 13.33%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन व्योम हो चुके हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 48 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक नाव 20 किलोमीटर, एक नाव जो है 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा, देखिए प्रतिकूल और अनुकूल में क्या अंतर होता है? प्रतिकूल जो होता है धारा के विपरीत में चला जाता है और अनुकूल का मतलब धारा के साथ साथ में चला जाता है। तो मैं मान लूंगा धारा की चाल पाई मान लूंगा और नाव की चाल x हो जाएगी ना। तो अगर मैं प्रतिकूल की बात करूंगा तो x माइनस बाई, और अनुकूल की बात करूंगा भाई तो x प्लस बाई हो जाएगा। क्लियर? अब कह रहा 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब दूरी बटे समय, वो दूरी बटे चाल को हम कहेंगे समय, तो समय को बाद में 4 घंटे दिया है, और प्लस में 40 किलोमीटर अनुकूल चलता है और बराबर में समय कितना लगता है? 4 घंटे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर के 4 से इसको सबको डिवाइड करो, 4 पंचे 20, 5 x माइनस बाई प्लस 8 x प्लस बाई बराबर में कितना बचा हमारे पास? 1 घंटा। क्लियर? इसी प्रकार दूसरी डिफिनीशन भी दी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा प्रतिकूल चलता है तो x माइनस बाई प्लस 60 किलोमीटर और 4 दशामलव 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक, थोड़ा गलत हो गया भाई, 10 होगा यहाँ पर, क्या वो 60 होगा ना। 60 बटे में x प्लस बाई बराबर में कितना है भाई? अनुकूल में 10 घंटे लगता है। जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 x माइनस बाई प्लस 6 x प्लस बाई बराबर में 1, ये समय। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम दोनों समीकरणों को बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों समीकरणों को हम बराबर कर सकते हैं। तो दोनों समीकरणों को हम कहीं साइड में बराबर कर सकते हैं। यहीं पर मैं बराबर कर रहा हूं, ये आप लोग नोट कर लेना है स्किप करके। यहाँ पर कितना है आपका? पहले इसको उस पार साइड में लगाते हैं। 5 x माइनस बाई, देखिए 5 बटे में x माइनस बाई प्लस का 10 x प्लस बाई, और बराबर में क्या रख देना है? 7 x माइनस बाई प्लस का 6 x माइनस x प्लस बाई। तो प्लस वाले को इस पार लाएंगे भाई, 10 बटे में x प्लस बाई माइनस का 6 x प्लस बाई बराबर में 7 x माइनस बाई माइनस का 5 x माइनस। भाई यहां से हम कॉमन ले लेंगे, 10 से 6 गया आपका 4 बचेगा, x प्लस बाई तो सेम है तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 x माइनस बाई,
तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो इस बार x माइनस बाई बटे में x प्लस बाई बराबर में कितना आ रहा है 1 बटे में 2। ये इनका रेशियो आ गया अनुकूल और प्रतिकूल का। अब आपसे पूछा कि धारा की चाल, और धारा की चाल क्या है आपकी बाई है, धारा की चाल क्या है बाई है। अब हम यहाँ पर अगर हम x की, ये अनुपात है किसी, अगर हम x की वैल्यू करें तो कितना हो जाएगा भाई 3 बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, और y की वैल्यू करें तो भाई दोनों को जोड़ के, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड मतलब 1/2 है। क्लियर? नहीं तो हम इसको अगर हम अलग टाइप से करना चाहें तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, इसको हम 2 से मल्टीपल कर सकते हैं 3 से, उसके बाद में इसको हम 2 से मल्टीपल करें दोनों को तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब यदि y 1 होगा तो x कितना आएगा भाई 3 आएगा, y 1 होगा तो x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे y की चालें दे रखी है, सभी क्या है ये y की वैल्यूएशन दे रखी है, तो हम इसमें ऑप्शन पुट करके दे रहे हैं। क्या देख लेते हैं भाई, ऑप्शन पुट करके देखेंगे। अगर भाई देखो y बराबर अगर 10 हम मान रहे हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो दोनों योगफल कितना हो जाएगा 40। तो जब हम यहाँ पर x माइनस बाई मतलब 30 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, और 40 से 40 डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा और लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 ही घंटे लग रहा है, तो मतलब ऑप्शन 10 गलत हो जाएगा। अब 2 घंटे लग रहा है, टाइम आपको आधा लग रहा है, मतलब हमको स्पीड कम कर देनी चाहिए, टाइम बढ़ जाएगा। तो हम 5 को वैल्यूएशन रखेंगे, तो 5 अगर हम रखेंगे y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 से 5 गया 10, 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे, और 15 5 20 से 40 को डिवाइड करेंगे फिर से 2 घंटे लगेंगे, तो टोटल हमारा 4 घंटा हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हमारे इसमें पुट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल होगी, धारा की चाल होगी, और नाव की चाल क्या हो जाएगी आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। राहुल तथा मोहित की वार्षिक आय 17:12 है। अनुपात वार्षिक आय कितनी है भाई देखिए 17:12 है, और व्यय कितना है इनका 5:3, और प्रत्येक 9,000 बचाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 3 12 और 12, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई कुछ अलग आ रहा है, रेशियो यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो रेशियो सेम करने के लिए यहाँ पर कितना अंतर है 2 का, और यहाँ पर कितना है 5 का, तो ऊपर 2 से गुणा नीचे 5 से गुणा। अब हमारा क्लियर रेशियो आ जाएगा, तो आय कितनी हो जाएगी भाई इन लोगों की 17 दूनी 34, 12 दूनी 24। अब व्यय कितना हो जाएगा इनका सही से 5 25 और 5 15। अब इस बार देखिए कितना अंतर हो रहा है 9, और इस बार भी कितना हो रहा है 9। अब दोनों तरफ बराबर है तो हम कह सकते हैं 9 बराबर व्यय 9 दिया, लेकिन उन्होंने कितना दे रखा है 9,000। अब पूछा मोहित की वार्षिक आय, तो मोहित कौन थे, ये मोहित थे ये राहुल थे, तो मोहित की वार्षिक आय कितनी है 24। 9 बराबर 9,000 है, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा भाई 24,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पी ने 60,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह पश्चात क्यू ने 80,000 के निवेश के साथ व्यापार शुरू किया। 4 माह के पश्चात आर ने 1 लाख के निवेश के साथ व्यापार से जुड़ गया। 2 वर्ष के अंत में पी क्यू आर के लाभ का अनुपात। देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्या है पी है, क्यू है और आर है। तो पी ने भाई कितना लगाया 60,000, और 2 वर्ष के लिए लगाया इसने, तो भाई 2 वर्ष के लिए मतलब 24 माह के लिए लगाया। अब क्यू ने कितने लगाया भाई 80,000 लगाए हैं, और वो भी 4 महीने बाद में लगाया, मतलब इसने 20 माह के लिए लगाए। उसके बाद आर ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, वो भी कितने के लिए 4 माह और बाद, मतलब 16 माह के लिए। अब देखिए 4 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 4 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 4 जीरो यहाँ से काट दीजिए। अब आपका सभी 4 से कट रहे हैं ना, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 4 छंग 24, और अभी कटेंगे ना 2 से, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। अभी फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दशावन 20 और 2 3 6। तो P बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9, Q बराबर कितना हो जाएगा 10, और R बराबर कितना है 10। तो इनका यही आपका लाभ का रेशियो होगा 9:10:10। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है 52। S तथा B एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। M तथा S उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। M तथा B उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम। देखिए
एस प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 12 दिनों में। एम प्लस एस कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 16 दिनों में। एम प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 24 दिनों में। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 48 हो जाएगा। कितना? 48। तो 12 चौके 48, 16 3 48 और 24 2 48। तो तीनों की कैपेसिटी कितनी है भाई? 9। और 9 जो है ये दो लोग जुड़े हैं ना, जैसे 2s प्लस वी प्लस एम बराबर है 9। तो तीनों की अगर कैपेसिटी हम बात करें तो कितनी हो जाएगी भाई? 9/2। टोटल वर्क है आपका 48। तो टाइम कितना लगेगा भाई? 48/9/2। तो कितना हो जाएगा? 48 गुणे में 2 चला जाएगा, बटे में 9। 3 3 9, 16 3 48, 16 दूनी 32/3। कितना आ जाएगा आपका? 32/3 या 10 सही 2/3। 32/3 आपका ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 53। एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का अंतर 54 रुपए। देखिए ब्याज होता क्या है? रेट इनटू टाइम। तो भाई रेट है 10% और 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज मिल जाएगा हमको? 20% ब्याज होगा। और 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज मिल जाएगा? 30% का ब्याज मिल जाएगा। इनमें अंतर कितना है भाई? 10% का अंतर है। लेकिन वो कितना बता रहे हैं? 54 रुपए का बता रहे हैं। मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। 10% बराबर 54 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई? 540 रुपए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 10 से मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ भी हम 10 से मल्टीपल ही कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 54। 17 की पावर 200 को 18 से जब हम विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? 17 की पावर 200 और डिवाइड बाई 18। मैंने ये पहले ही नंबर सिस्टम में कंप्लीट करा चुका हूं मैं। देखिए 18 से जब भी हम 17 को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? माइनस का 1। और माइनस की 1 की पावर अगर सम है तो प्लस का 1 आएगा, और विषम है तो माइनस का 1 आएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी एक आंसर आएगा आपका। क्लियर? यदि यहाँ पर माइनस के यहाँ पर अगर हम यही क्वेश्चन को दूसरी तरीके से 199 बटे में 18 करते तो कितना आता भाई? 18 माइनस 1 की पावर 199 और बटे में क्या आ जाता है आपका? 18। और यहाँ माइनस 1 आता, और जब माइनस हो तो 18 से 1 घटा दे तो क्या आता हमारा आंसर? 17 आता। क्लियर? तो यहाँ पर क्या डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या तथा उसके घन का योग 10 है। देखिए 2 और 2 का क्यूब कितना होना चाहिए? 10 होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल। जैसे अगर हम 1 और 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 2 हो रहा है। 3 का क्यूब 3, तो 27 और 3 कितना होता है? 30। तो ये तो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, पी क्यू तथा आर एक कार्य को क्रमशः 45, 15 और 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों साथ मिलकर। देखिए पी क्यू आर 45, 15 और 5, इनका एलसीएम कितना हो गया? 45। 45 से कम 15, 3 45, 5 ने 45, तो 9 10 3 13। तो टाइम कितना लग जाएगा भाई इनको तीनों को? 45 बटे में 13। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक खिलाड़ी ने 8 पारियों में कुछ रन बनाए, 9वीं पारी में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर ली है। 9 पारियों के बाद उसका औसत कितना था? कुछ नहीं करना भाई, जितनी पारियां जितनी वृद्धि कर रहा है उनका मल्टीपल करेंगे भाई। 8 दूनी 16 आ जाएगा, और जितने उसने रन बनाए थे इसी में से घटा देंगे आप, तो कितना पड़ेगा भाई? 44। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा रविंद्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर, रिया 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं। यदि वे 42 मिनट के बाद मिलते हैं तो शुरुआत के उनके बीच की दूरी क्या है? अब देखिए जब एक दूसरे की तरफ हम चलते हैं तो हमारी चालें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। मैं दूरी को x मान लूंगा, दूरी को क्या मान लूंगा भाई? दूरी को क्या मान लूंगा भाई? मैं x। दूरी कितनी हो गई? x। अब जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो चालें जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बटे चाल क्या होता है? टाइम होता है, जो कि हमको 42 मिनट दे रखा है। मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे भाई 7।
तो 6 7 42, 6.7। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 17 और 7 का मल्टीपल हो जाएगा और बटे में 10 हो जाएगा। 17 7 कितना होता है 119 और बटे में 10 कितना हो जाएगा भाई 11.9 किलोमीटर पर आवर। तो उनके बीच की दूरी कितनी थी 11.9 किलोमीटर प्रति आवर थी। क्वेश्चन नंबर 59 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, 25 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत 55 है, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर ये तो सभी विषम दे, यहाँ पर विषम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था भाई, विषम होना चाहिए था। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, विषम कर लेना है, ना कि सम। देखिए 25 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है, 25, वो 55 है। और औसत होता क्या है, हमेशा बीच की संख्या, मतलब 12 संख्या इस पार रही होगी, 12 संख्या इस पार रही होगी, ये आपकी 13वीं संख्या। क्या है, 13वीं संख्या। अब विषम संख्या है, बीच में गैप कितने का होता है, 2-2 का गैप होता है, और 12 संख्या के बाद, मतलब सबसे बड़ी संख्या इसके बाद में आएगी, तो 12 और 2-2 का गैप है, मतलब इसमें 24 और जोड़ देंगे। कितना, 24 और जोड़ देंगे, तो 55 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 79। कितना हो जाएगा 79। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ कर्मचारियों ने किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करने, कुछ कर्मचारियों ने किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करने का वायदा किया, किंतु उनमें से 6 व्यक्ति छुट्टी पर चले गए, शेष व्यक्तियों ने उस कार्य को पूरा करने में 20 दिन लगाए। आरंभ में कितने व्यक्ति थे। अब देखिए कुछ कर्मचारी थे, मैंने कहा भाई x कर्मचारी थे जिन्होंने वादा किया था कि मैं 18 दिन में कार्य पूरा कर लूंगा, लेकिन उसमें से 6 कर्मचारी चले गए। भाई मैंने कह दिया x - 6 हो गए, और काम कितने दिन में हो गया भाई 20 दिन। अब 2 2 ने 18, तो यहाँ पर कितना हो गया 9x, और 10 की मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x माइनस का 60। तो भाई 60 को इस पार लाएंगे और 9x को उस पार लाएंगे, 10x से घट जाएगा 9x, तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, मतलब 60 आ गया। तो प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे भाई 60 थे, और मैं बात करूं कि जब छुट्टी 6 लोग चले गए छोड़ के, तो कितने व्यक्ति बचे थे वहां पर 54 व्यक्ति बचे थे। क्लियर, मैथ का प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का जो है फुल टेस्ट है। कह रहा दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ये आपका मुहावरा है, अंधा पावे आंखें तो पतियाए। सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, असंभव की चाह होना सॉरी ऑप्शन डी है, असंभव को संभव कर दिखाना। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, देखिए तो तब समझ में आएगा आपके। ऊपर तो वो चला, ये है अंधा पामे आंखें तो पतिया। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसको जो है, जिसने आशा कर रखी थी उसको ऐसी चीज मिल जाए, उसे मिल जाती है। अभिष्ट का मतलब होता है जिसकी आप चाह रखो वो आपको मिल जाए, तो फिर आपका विश्वास क्या होगा भाई, बढ़ेगा। विश्वास जमना का मतलब है बढ़ेगा, स्थिर हो जाएगा विश्वास, तो वही चीज बताई गई है। आगे, अंधे की लकड़ी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बच्चे जो होते हैं उन्हें पता होता है। गवार व्यक्ति इसका मतलब होता है, गलत है भाई। अनपढ़ व्यक्ति, नहीं भाई अनपढ़ व्यक्ति कहां होता है, ठीक है ना। एकमात्र सहारा, बिल्कुल। अंधे की लकड़ी, भाई अंधा व्यक्ति होता है, उसे कोई नहीं सहारा देगा, तो उसके पास एक लकड़ी है, मतलब लाठी है, जिसके सहारे वो कहीं भी जा सकता है आराम से, तो इसीलिए कहा गया एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें कह रहा है अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य को चुनिए। अच्छा, 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से 3 आपके गलत होंगे, 1 सही होगा। कह रहा उसको फाइंड आउट करिए और वही आपका आंसर होगा। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये आपका पहला ऑप्शन है। तो भाई कृपया 1 बार आना चाहिए था, यहां पे 2 बार आ गया, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। सही वाला में फाइंड आउट करना है, तो 3 को हम गलत करेंगे, 1 ऑटोमेटिक जो बचेगा वही सही होगा। आज का अवकाश, आज का अवकाश, कृपया देने की कृपा, कृपया देने की कृपा करें, फिर भी कहां कृपा, इसमें भी 2 बार आ गया, और यहां पर तो आने नहीं बीच में चाहिए था। आज का अवकाश देने की कृपा करें, इस पे थोड़ा सा गौर करें, विचार करें क्या है सही है। 4th वाला देख लेते हैं, आज का कृपया
क्या आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। भाई कृपा कितनी बार करोगे, करवाओगे, एक बार बहुत ज्यादा कहोगे ना। जब हम लिखते हैं एप्लीकेशन तो ये वाक्य तो हम खूब ही लिखते हैं, आज का अवकाश, सॉरी ये तो गलत है, आज का अवकाश देने की कृपा करें, एक बार लिखते हैं इसे, है ना। तो ऑप्शन सी इसमें है आपका बिल्कुल भी राइट एंड करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन 64, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। अरे परीक्षण क्या, कोई मिसाइल है या बम है जिसका परीक्षण करोगे? कागजात है मतलब कोई फाइल्स है, उनकी आपको जांच करनी है, ना कि परीक्षण करना है। परीक्षण से समझते हो ना, आप पेपर में पढ़ते होंगे कि भाई भारत की कोई मिसाइल है, नाग मिसाइल है, अग्नि मिसाइल, उसका परीक्षण किया गया। कागज का परीक्षण थोड़ी ना होता है। अधिकारियों ने कागजात की जांच की, बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा? अधिकारियों ने कागज की जांच की। अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। अरे नहीं भाई, अन्वेषण का मतलब जानते हो ना, खोज की, उसको बनाया, तो वो थोड़ी ना, वो जांच करने के लिए कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 65 है, नीचे दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। चलो इसमें कह रहा है सही जो है उसे बताओ। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, श्रृंगार, या फिर ये वाला होगा, ये वाला होगा, या डी वाला होगा। तो ये सिंगार नहीं भाई, श्रृंगार होता है, सिंगार थोड़ी ना होता है। ये सिंगार गलत। इनमें से कौन सा सही होगा? अरे इनमें तो सेम सेम है। नहीं भाई देखो, श्रृंगार जो है ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, इसमें जो है ये सिंगल बनेगा, डबल नहीं, ठीक है। तो इनमें से जो भी आप सही मानो जिसमें ऐसा लिखा तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोनों में भाई सेम सेम लिख गया गलती से, तो यहां पे मैं एक बार फिर से सॉरी बोलता हूं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या हमें करना, नीचे दिए, नीचे शब्द दीजिए, क्या है भाई, वाक्यांश, 4 शब्द विकल्प दिए गए, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। अच्छा, जो व्यर्थ की बातें करता हो, ऑप्शन ए वहां पे गलती से पेस्ट हो गया, नीचे पेस्ट होना चाहिए था। कह रहा है ये वाक्यांश का जो एक शब्द होता है वो है, और कह रहा है इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो व्यर्थ की बातें करता उसे बहुभाषी बोलेंगे। नहीं, बहुभाषी का मतलब होता है जो बहुत सी भाषाएं बोलता हो। बहुभाषी का मतलब यही तो होगा जो बहुत सी भाषाएं बोलता हो। कुवक्ता गलत होगा भाई, कुवक्ता का मतलब होता है जो गलत बोलता हो, लोगों को पता नहीं अनाप शनाप कह देता है, तो उसको कुवक्ता बोल सकते हैं। वाचाल, बिल्कुल भाई, वाचाल का मतलब ही होता है जो बहुत बोले। क्या करे? जो बहुत बोले, तो वही हमारा राइट जवाब हो जाएगा। जो बहुत बोलेगा वही तो व्यर्थ की बातें करेगा। जो कम बोलेगा तो उसके पास बातें जो है वैसी नहीं हो पाती, तो वो ज्यादा क्या बोलेगा? वाक्पटु का मतलब होता है जो बातचीत करने में बहुत ज्यादा चालाक होता है, एक्सपर्ट होता है, अपना काम निकलवा लेता है, बस आपको छोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं वाक्पटु। क्वेश्चन नंबर 67 है, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है समदर्शी, ऑप्शन बी है प्रियदर्शी, ऑप्शन सी है प्रिय पात्र, ऑप्शन डी है दर्शन प्रिय। तो इसमें से राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्रिय लगता हो। यहां पे देख लीजिए थोड़ा सा, कह रहा समदर्शी, जो देखने में समान लगे, बिल्कुल समान लगे। कैसा लगे? समान लगे। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे भाई भाई को आपने देखा होगा, बिल्कुल सेम सेम लगते हैं, जैसे उनका फेस सेम होता है, उनकी हाइट सेम होती है, उनकी हेल्थ सेम होती है, तो उसको बोल सकते हैं समदर्शी। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे, बिल्कुल भाई क्या जवाब हो जाएगा? प्रियदर्शी इसका राइट जवाब हो जाएगा। प्रिय पात्र का मतलब होता है जो प्रिय के पात्र हो, प्रिय के पात्र हो, लगन के पात्र हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है दर्शन प्रिय में। दर्शन प्रिय का मतलब होगा जो दर्शन मतलब दर्शन में प्रिय हो, ठीक है ना। प्रियदर्शी इसका राइट जवाब हो जाएगा बी वाला। यहां पे देखो, स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए विकल्प दिए गए, उपयुक्त विकल्प चुनिए। मंच पर अनेक डैश डैश है, विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। जैसे कभी होता है, कभी सम्मेलन वगैरह या हम जाते हैं कहीं, तो ऐसे विद्वान लोग आते हैं तो देख के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। तो कह रहा है इनमें से क्या आएगा? विख्यात। विद्वान विख्यात होते हैं या कुख्यात होते हैं या अज्ञात होते हैं या अभिजात होते हैं? तो भाई कुख्यात तो होंगे ही नहीं। कुख्यात उसके लिए आता है जो बहुत गंदे काम करता है, जैसे बड़े बड़े गुंडे जो होते हैं, क्या होते हैं? गुंडे होते हैं, है ना, जो किडनैपर्स होते हैं, तो उनके लिए कुख्यात आता है। सुना, कुख्यात डाकू था, इस तरीके से। भाई
उसके विद्वान क्या गया, कुख्यात थोड़ी ना लगा दोगे। अज्ञात गलत, अभिजात गलत, आंसर क्या होगा विख्यात। विख्यात क्या है, विद्वान को देखकर जो दर्शक थे वहां पे उन्होंने जो है प्रसन्नता प्रकट की। क्वेश्चन नंबर 69 है, पूजा ग्रह एक डैश है, जलाने मात्र से चमचमा उठा। जलाने मात्र से चमचमा उठा। कनीनिका, कंदर, चंदोबा या कंदील। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कंदील। कंदील असल में इसका प्रयोग पहले करते थे, अब तो जैसे ऐसी चीज होती थी जिसमें हम दीपक को रखकर और जो मतलब दीपक को रख देते थे, बनी हुई चीज होती थी, ऐसे टाइप की बनी हुई चीज होती थी, उसको यहाँ पे दीपक रख दिया, यहाँ पे दीपक रख दिया, यहाँ पे दीपक रख दिया, उसी को बोलते थे, जिससे जो है लाइट होती थी, है ना। आजकल इसका चलन जो है वो चला गया। आगे देखिए क्वेश्चन 70, तुलसी जैसे महाकवि बिरले ही होते हैं। इसका राइट जवाब क्या होगा, अभिजय, अजय, कालजयी या दिग्विजय। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कालजयी। जब हम तुलसीदास जी हैं या फिर ऐसे कवि हैं जो बहुत ज्यादा ग्रेट हुए, तो उनका जब जीवन परिचय पढ़ते हैं तो वहां पे आता है कालजयी और लेखक का या कवि का नाम लिखा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, कालजयी। कालजयी का मतलब होता है जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली हो। कहने का मतलब है तुलसीदास जी जो है उन्होंने अपने समय के वो बहुत ही महान कवि थे, इसलिए कहा गया कालजयी कवि। कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का डैश डैश है, का क्या होना चाहिए, प्रतिवेदन होना चाहिए। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन पता है किसको बोलते हैं, रिपोर्ट को बोलते हैं प्रतिवेदन, ठीक है ना। किसे बोलते हैं, रिपोर्ट को बोलते हैं। आजकल हिंदी में बातचीत ही नहीं करते, रिपोर्ट बोल देते, समझ में नहीं आता। प्रतिफलन, दर्पण या प्रतिपालन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रतिफलन। क्या होना चाहिए, प्रतिफलन। प्रतिफलन का मतलब क्या होता है, कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षा होगा। कह रहा है कि कलाकार जो है जो भी अपनी कलाकृति या आकृति बनाता है, स्टैचू वगैरह, तो उसमें जनता कुछ चीज चाहती है तो वही चीज उसमें प्रदर्शित होना चाहिए, तो उसी को बोला गया प्रतिफलन। प्रतिफलन, ठीक है। आगे यहां से हमें क्या, गलत वाला एक वाक्य दिया गया, कह रहा है इसमें से कौन सा पार्ट गलत है, तो गलत वाला ही बता दीजिए। अध्यापक ने, पहले पूरा वाक्य पढ़िए, अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। आपको जब आप वाक्य पढ़ते हो तभी आपको जो है समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या गलत होगा। अध्यापक ने बिल्कुल गलत नहीं है भाई, सही तो है, यही तो लिखा जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। जो गलत होगा वही तो हमारा आंसर होगा। आज हमारे को, बिल्कुल आज हमारे को नहीं भाई, ये वैसी भाषा है, सही बात भाषा नहीं है। नया पाठ पढ़ाया, बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं है भाई, त्रुटि तो है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी वाला राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 73, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। इसमें देखिए गलत कौन सा, वही फाइंड आउट करना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन, भाई यह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप ऐसे पढ़ लीजिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि, बिल्कुल सही है, आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया धन, यहां पे धन आना चाहिए कि यह धन, नहीं, धन आखिर किस काम में आएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 74, झगड़ों के कारण बंद रही नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रही। तो इसमें कह रहा है गलत क्या है, कौन सा पोर्शन गलत है। झगड़ों के कारण बंद रही नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रही, या कह रहा है कोई गलत नहीं है। तो इसमें गलती है, अधिकतर नहीं, यहां पे क्या आना चाहिए था, अधिकांश। क्या आना चाहिए था, अधिकांश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें क्या करना है हमें, यहां पे देख लीजिए भाई, विलोम बताने हैं। क्या बताना है, विलोम बताना है। कह रहा है संपन्न का विलोम क्या होगा, संपन्न का विलोम क्या होगा। आसन्न नहीं भाई, आसन्न भूत कहां से ला रहे हो, गलत है। विपन्न, बिल्कुल भाई, विपन्न ही इसका क्या होगा, आपका राइट जवाब हो जाएगा। संपन्न का उल्टा क्या होगा, विपन्न, और विपन्न का उल्टा क्या होगा, संपन्न। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा विस्तार, विस्तार का अपोजिट क्या होगा, लघु, छोटा, सूक्ष्म और संक्षेप। अच्छा, आपने खूब पढ़ा होगा जब आपने एग्जाम वगैरह दिया होगा, कक्षा 10 है, 11 है, 12 है,
अथवा ग्रेजुएशन हो गया होगा तो उसका एग्जाम दिया होगा, उसमें दिया होता है कि भाई निम्नलिखित प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझाएं। कोई ऐसा प्रश्न दिया होगा बड़ा, तो उसमें कहा जाएगा कि इस शब्द से आप क्या समझते हैं, इसे विस्तार पूर्वक समझाएं। दिया जाता है ना विस्तार पूर्वक, और वहीं जिसमें विस्तार पूर्वक लगा देता है, विस्तार पूर्व तो पूर्वक लगा दे, तो उसका मतलब है कि उस क्वेश्चन में बहुत अच्छे खासे शब्दों में लिखना होता है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें हमें लिखना होता है, चीज एक एक चीज को समझाना होता है। ठीक इसके उल्टा दिया होता है, मान लो कोई 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें जो है दिया जाता है कि इस प्रश्न को या इस शब्द को संक्षेप में समझाएं या संक्षेप में लिखें। दिया होता ना कि इस प्रश्न को किस में लिखें, संक्षेप में लिखें, मतलब खाली जो उत्तर है वही लिख दो आप, और इसके अलावा में कुछ मत लिखिए। तो इसका विस्तार, एक तो विस्तार भाई ये वाला, इसका उल्टा क्या होगा, ये संक्षेप। क्या राइट जवाब हो जाएगा, संक्षेप वाला इसका राइट जवाब होगा। चलिए और देखें, गरिमा का कह रहा है विलोम क्या होगा, गरिमा का नहीं दिख रहा है तो मैं इस साइड में आ जाता हूं, अब तो दिखेगा भाई। कह रहा गरिमा का विलोम क्या होगा, अंधकार, नहीं भाई अंधकार तो उसका होगा है ना, अगर प्रकाश आ जाए तो। लघिमा बिल्कुल क्या होगा, राइट जवाब। घृणा का सभी जानते हैं भाई, प्रेम का उल्टा घृणा होगा। नीचता, श्रेष्ठता का उल्टा क्या होगा, नीचता उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अब इधर से ही पढ़ाएंगे हम। इसमें मैं क्या पर्यायवाची बताना है, कह रहा सांभवी, इसका पर्यायवाची क्या होगा, दुर्गा, दासी अथवा पत्नी अथवा पार्वती। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए दुर्गा। शांभवी का जो है पर्यायवाची क्या होता है, दुर्गा पर्यायवाची होता है। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कुसुमेश, कह रहा कुसुमेश का उल्टा क्या होगा, कुसुमेश कबूतर, काला, कामदेव या आकाश। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कामदेव। कुसुमेश का उल्टा नहीं भाई, पर्यायवाची। सॉरी अगर मेरे मुंह से जो उल्टा निकल गया हो, पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, कामदेव, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। चंद्रमा का पर्यायवाची पूछ रहा है, दिवाकर, नहीं भाई दिवाकर किसका होता है, दिवाकर है, दिनेश है, रवि है ना। तो ये तो सूरज का होता है, कहां चला गया भाई, सूरज किसका होता है, सूर्य का होगा, सूर्य का होगा। निशी, नहीं भाई निशी। मार्तंड, मार्तंड चंद्रमा का कह रहा है ना, मार्तंड, तो मार्तंड तो ये किसका होता है भाई, नहीं सूरज का मार्तंड भी होता है, किसका होता है, सूरज का, ये भी मार्तंड भी सूरज का ही होगा। फिर शशि, तो इसमें से क्या होगा, चंद्रमा का पूछा है ना, निशी, निशी या निशा, ये तो रात का हो गया, तो आपका ऑप्शन बच गया शशि। शशि मीन्स क्या होता है, चंद्रमा, आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो आज जो है हमने एसएससी जीडी का फुल लेंथ का टेस्ट नंबर 3 सॉल्व किया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है एसएससी जीडी 2025 के लिए हर हफ्ते में 2 फुल लेंथ के टेस्ट करवा रहा हूं और साथ साथ में सेक्शनल वाइज भी टेस्ट करवा रहा हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।